हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 से पेपर 2 एसएसटी से 15 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। 15 प्रश्न इस पेपर के हमने पिछले क्लास यानी कल वाले क्लास में किए थे और 15 क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। और आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 106। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में किया गया है। अगर हम बात करें भाग की किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 के क में किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। अब अगर हम बात करें कि जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको कब संविधान में जोड़ा गया या संविधान का हिस्सा बनाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन होता है वो कब होता है, 1976 में होता है। ठीक है, तो उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और उस समय कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। अब अगर हम बात करें कि जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है 66वें संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है कि जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है उसे कब मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया, तो 66वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 2002 में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 11वें मौलिक कर्तव्य में किस चीज का वर्णन है, तो इसमें वर्णन है कि माता पिता या प्रतिपाल्य का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षा दिलाएंगे या शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम समझने वाले हैं कि जो हमें इस प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया है कि आम चुनाव में मतदान करना, और बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, और सी है जन संपत्ति की सुरक्षा करना, और डी है संविधान के प्रति निष्ठा एवं उसके आदर्शों के प्रति सम्मान करना। तो अगर हम बात करते हैं ये तीनों के तीनों क्या है, जो मौलिक कर्तव्य है ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है आम चुनावों में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। और हमें यही पूछा गया था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो हमने इससे पहले समझा था वहां से पेपर में बहुत प्रश्न पूछने की क्या है, संभावना है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी कहलाता है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि दादाभाई नौरोजी, और अगला है ज्योतिबा फुले, और अगला है कि गोपाल हरि देशमुख, और डी है विष्णु शास्त्री पंडित। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि लोकहितवादी कौन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अब हम प्रश्न नंबर 108 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि निम्न में से किसके द्वारा मौलिक अधिकारों पर तर्कसंगत रोक लगाई जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा जो मौलिक अधिकार है उन पर तर्कसंगत रोक लगाई जा सकती है। हमें ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और संसद, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, संसद। अब अगर हम बात करें कि संसद
तर्कसंगत रोक क्यों लगा सकती है? तो इसलिए लगा सकती है क्योंकि संसद ही तो क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, या संसद में ही तो कानून बनते हैं। और जब संसद में ही कानून बनते हैं तो मौलिक अधिकारों पर भी तर्कसंगत लगाने का जो अधिकार है या शक्ति है या पावर है वो किसके पास है? वो संसद के पास है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हमारे द्वारा यूटेट पेपर 2 के लिए चाणक्य बैच लाया गया है, और अगर आप चाणक्य बैच से जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ये हमारी क्लास है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आपको हमारे चाणक्य बैच का लिंक दिया जाएगा। वहां से आप हमारे चाणक्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और वहां पर बड़े धूमधार तरीके से, ठीक है, बड़े जबरदस्त तरीके से वहां पर आपको तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों इस प्रश्न की ओर, और अब हम प्रश्न नंबर 109 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। थोड़ा सा हम इसे इधर कर लेंगे ताकि आप इंग्लिश वाले भाग को भी देख सकें। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत में रहने वाला अमेरिकी नागरिक, कि जो भारत में रहने वाला अमेरिकी नागरिक है, मतलब भारत का नागरिक नहीं है, अमेरिका के नागरिक है, लेकिन वो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, कि निम्न में से किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि कानून के समक्ष समानता की मांग नहीं कर सकता है, और अगला है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकता है या मांग नहीं कर सकता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि धार्मिक स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते हैं, और डी है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कि जो अमेरिका का नागरिक है या कोई भी भारत के अलावा मतलब विदेशी नागरिक है, उनके लिए इनमें से कौन सी जो स्वतंत्रता है या कौन सा अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलते हैं? भारतीयों को मिलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे? अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 16, और इसके बाद सीधा सीधा हो जाएगा कौन? अनुच्छेद 20, और 20 के बाद 29 और 30। तो साथियों यहाँ 20 में होगा क्या होगा? अनुच्छेद जो 19 है। ठीक है, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद जो 30 है, ये स्वतंत्रताएं सिर्फ और सिर्फ किसे मिलती है, या ये जो अधिकार है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये विदेशियों को नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें जो जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर सभी के साथ क्या होगी? समानता होगी। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 में किस चीज का वर्णन है? लोक नियोजन की बात की गई है, और इस में भी क्या है? लोक नियोजन की बात हो रही है। लोक नियोजन का मतलब है कि समान, अगर आप योग्य हैं तो आपको समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी इसी अनुच्छेद में इस चीज की बात हो रही थी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 29 और 30, तो इसमें किस चीज की बात की गई है? तो इनमें जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं इनकी बात की गई है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए इनमें क्या है? विशेष प्रावधान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम प्रश्न नंबर, अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर हमने बता दिया था कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 110 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 110। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के सामाजिक गुणों, अब बात किसकी हो रही है कि जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है और उसके
जो विषय वस्तु है या विषय से संबंधित बात नहीं हो रही है, किससे बात हो रही है कि सामाजिक गुण, कि उसके अंतर्गत कौन कौन से सामाजिक गुण होने चाहिए एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि इनमें से कौन से नहीं होने चाहिए, मतलब जो सामाजिक गुण है इससे संबंधित कौन सा ऐसा है कि जो सामाजिक गुण नहीं है। ठीक है, हमारे पास पहला दिया गया कि विषय में रुचि, और अगला है कि नेतृत्व की क्षमता, और सी है कि सामाजिकता की भावना, और डी है कि पक्षपात रहित व्यवहार। तो अगर हम बात करें जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है उसके अंतर्गत कौन कौन से सामाजिक गुण होने चाहिए, तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, कि वो किसी के साथ क्या ना करें, पक्षपात ना करें। ठीक है, और सामाजिकता की भावना भी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि नेतृत्व की जो क्षमता है वो भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें विषय की रुचि का संबंध सामाजिक गुणों से बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, विषय की बात करते, तब तो विषय की रुचि होनी चाहिए, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सामाजिक गुणों की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ए नहीं है, और इसलिए ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अब हम प्रश्न नंबर जो 111 है उसे समझने वाले हैं। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 111। आइए समझते हैं, निम्न में से सामाजिक विज्ञान का कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन शासन और शक्ति से संबंधित है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसा कौन सा विषय आता है जिसके अंतर्गत किसका शासन और शक्ति से संबंधित है। तो आइए समझते हैं, भूगोल के अंतर्गत भी नहीं आता, इतिहास के अंतर्गत भी नहीं आता, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन और शक्ति से संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, राजनीति विज्ञान के विषय में करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूँ कि साथियों आपको क्लास को पढ़ने में क्या आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 112 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य है। मतलब जो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का तो सदस्य है, लेकिन आगे क्या बताया गया कि लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो साथियों एक ही पेपर में राष्ट्रपति से संबंधित कितने प्रश्न पूछ लिए, 3 प्रश्न पूछ लिए। और अगर हम बात करें कि जो यूटेट का जो सिलेबस है उसमें राष्ट्रपति नाम का कोई टॉपिक ही नहीं दिया गया है, तो जो हमारा चाणक्य बैच है उसके अंतर्गत जब हम पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस चलाएंगे ये सारी की सारी चीजें उनमें बहुत डिटेल से समझाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चाणक्य बैच से जरूर जुड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। अब हम समझने वाले हैं, अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उससे संबंधित हम जो पिछले क्लास है उसमें भी बहुत डिटेल में समझे थे। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो भी भाग लेते हैं, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो भी भाग लेते हैं, और इसी प्रकार से जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके भी जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो भी विधायक भी हो सकते हैं और मंत्री भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी वो भी भाग लेते हैं। और अगर हम बात करें कि जो राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद ये क्या नहीं करते हैं, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें भी ये भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है, हमारे देश में 28 राज्य है, और 28 राज्यों में से सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, राज्य की विधान परिषदें हैं, इसलिए ये 6 राज्य की भी जो विधान परिषदें हैं ये भी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में क्या नहीं लेते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेती है, लेकिन जब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है तो उस समय ये भाग नहीं लेते हैं।
तो साथियों पिछले क्लास में हमने ये भी समझा था कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद में उस चीज का वर्णन है, तो अनुच्छेद 61 में उस चीज का वर्णन है। ठीक है, तो साथियों हमारे द्वारा जो ये क्लासें चलाई जा रही है इसमें बहुत डिटेल से समझाया जा रहा है, और अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी और आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस क्लास के अंत में एक कमेंट भी जरूर कर दें कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है। साथियों आपके लिए जो हम ये कंटेंट लाते हैं इसको लाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट के तहत क्या करनी है, हमारी मेहनत को शाबाशी के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, और उससे हमारा क्या होता है, थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हमारी क्लासें आपको अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर था। अब हम प्रश्न नंबर 113 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 113 में किस चीज की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 113 है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो संसद के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि कितने टाइम के अंतर्गत संसद के अंतर्गत क्या करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1 माह के अंतर्गत, और ऑप्शन बी है कि 2 माह के अंतर्गत, और ऑप्शन जो सी है वो है 6 माह के अंतर्गत, और डी है ऑप्शन 1 वर्ष के अंतर्गत। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा कि 2 माह के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम अगला प्रश्न समझने वाले हैं, प्रश्न नंबर 114 को समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये आपके, अगर आप लेक्चरर की भी साथ में तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1927, ठीक है, अगला है 1929, और सी है कि 1931, और डी है 1933। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उससे संबंधित भी 2 प्रश्न पूछ लिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, इसी पेपर में ये प्रश्न भी पूछा गया था। और अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 115 को समझने वाले हैं, और प्रश्न नंबर 115 भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के अधिक परंपरागत आदर्शों के प्रचार के लिए हरिद्वार के समीप गुरुकुल की स्थापना की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताया जा रहा है कि जो हरिद्वार के समीप गुरुकुल है, ठीक है, पहला ऑप्शन है लाला हंसराज, और बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और सी है स्वामी श्रद्धानंद, और डी है गोपाल हरि देशमुख। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 116 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 116 है कि गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को बनाते हैं। मतलब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो गतिविधि आधारित जो प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान को किस प्रकार से बनाते हैं, आनंददायक बनाते हैं, या बहस योग्य बनाते हैं, या लंबा बनाते हैं, या व्यापक बनाते हैं। तो अगर हम गतिविधि आधारित जो
क्या है, आरोही जो प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान को कैसा बनाते हैं, वो आनंददायक बनाते हैं। अगर हम गतिविधि से संबंधित क्लास में कोई सी भी चीज सिखाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सीखने में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं, या वो जो टॉपिक है या पार्ट है वो कैसा बन जाता है, आनंददायक बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से सीख भी पाते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 117 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्री नारायण गुरु ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया? मतलब किस क्षेत्र में जो नारायण गुरु है इन्होंने अपने जीवन पर्यंत क्या किया, संघर्ष किया। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया कि दहेज, और अगला है कि जाति प्रथा, और सी है कि विधवा पुनर्विवाह, और डी है शिशु हत्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अब जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? ठीक है, तो वो राजनीति विज्ञान से पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता को प्राप्त करने तथा नागरिकता समाप्त करने के लिए भारत में प्रावधान करता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि राज्य विधानसभा, ठीक है, और अगला हो जाएगा कि भारतीय संसद, और अगला ऑप्शन है हमारे पास कि भारत का विदेश मंत्रालय, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो राज्य विधानसभाएं तो क्या नहीं कर सकती है, जो नागरिकता समाप्त करना या नागरिकता देना इस प्रकार के नियम नहीं बना सकती है, या इस प्रकार के प्रावधान उसके पास नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद में ही क्या बनते हैं, नियम कानून बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। और साथ ही सेकंड लास्ट प्रश्न को करने से पहले या समझने से पहले, अगर आपने अभी तक फिर भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आइए समझते हैं अब हम प्रश्न नंबर 119 को। भारत के किस राज्य में अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज क्रियान्वित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन दिया गया कि कर्नाटक राज्य में, या उत्तर प्रदेश राज्य में, या राजस्थान में, या चेन्नई मद्रास में। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जब हम अपने जो चाणक्य बैच है उसमें बहुत डिटेल से क्लास करने वाले हैं। जब हम उस पे क्लासें ये टॉपिक आएगा तो उसमें बहुत डिटेल से पंचायती राज व्यवस्था पर क्लासें करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आइए समझते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा द्वारा, और अगला है कि केवल लोकसभा द्वारा, और अगला है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, और अगला है कि केवल राज्यसभा द्वारा, और डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जी क्या होते हैं, जो राज्यसभा है, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी क्या होते हैं, राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति, पदेन सभापति। जिस प्रकार से लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करते हैं, लोकसभा को संचालित करते हैं। उसी प्रकार से जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं, पदेन सभापति।
और पदेन सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तो उनको हटाने का भी जो प्रावधान है वो कहाँ लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, या उन्हें हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है? राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो साथियों, जो यूटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 है उससे हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं और 30 प्रश्नों को हम आने वाले 2 दिनों में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस नहीं किया है तो उसे भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाली जो क्लासें हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।